Hello Commandos, welcome to Biometers classes online. So today we are going to discuss some of the questions from the Rewind Test Series test number 3 chapter Laws of Motion. ये जो टेस्ट हुआ है न्यू पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट है और इस टेस्ट नंबर 3 में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर कवर किया है और उस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। और इस लॉज ऑफ मोशन के टेस्ट के बाद में जो अगला टेस्ट होगा जो टेस्ट नंबर 4 होगा दैट विल बी द मेजर 1 टेस्ट जिसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, देन काइनेमैटिक्स दैट इज स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और लॉज ऑफ मोशन, इन तीनों चैप्टर्स को कंबाइन करके टेस्ट लिया जाएगा जो कि अगेन न्यू पैटर्न पर ही होने वाला है, जो कि अभी तक जब मैं इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय तक का पैटर्न है ना, सेक्शन ए सेक्शन बी वाला। अब ये जो टेस्ट है रिवाइंड टेस्ट नंबर 3 जिसमें हमने बात करी है लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर की, तो भैया देखो लॉज ऑफ मोशन ये जो चैप्टर है फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहां से ही हमें मोशन के जो नियम है भैया किन के कारण मोशन होती है, क्या फैक्टर है, मोशन को अफेक्ट कौन करता है, इस पर चर्चा होती है। और आप समझ सकते हैं और आप जानते भी हैं कि भैया मोशन होती किसके कारण है, तो फोर्स के कारण। मतलब इस चैप्टर में मेनली जो डिस्कशन होता है, इस चैप्टर में जो मेनली डिस्कस होता है वो होता है फोर्स। अब ये जो फोर्स है बेटा इट इज रिलेटेड विद द मोमेंटम, क्योंकि आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स, बराबर। अब ये जो मोमेंटम वाला जो पॉइंट आता है यहां से हमारे पास में ये जो मोमेंटम है इसको हम समझते हैं और मोमेंटम को से पहले हम यहां पर समझते हैं इनर्शिया। इस टॉपिक को जो शुरुआत होती है चैप्टर की वो इनर्शिया से होती है, मोमेंटम पे पहुंचती है, मोमेंटम से फोर्स पे जाते हैं, फिर फोर्सेस पे जाते हैं। तो भैया हमारी बॉडी पर बहुत सारे जब फोर्सेस लगते हैं तो कुछ सिचुएशन आती है कि जब फोर्स बराबर 0 हो जाता है तो हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम में अलग अलग तरह की कहानी होती है। जब तुम्हारा फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो भैया एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू 0 आएगा, मतलब तुम्हारे पास में बॉडी क्या रहेगी, इन मोशन रहेगी। तो जब बॉडी मोशन में रहेगी तो उस पर लगने वाले अलग अलग तरह के जो फोर्सेस हैं उनके बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं कि मतलब एक फोर्स के कारण बॉडी चल रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस के कारण बॉडी चल रही है, बॉडी प्लेन सरफेस पे है, तो अलग अलग जो फोर्सेस है भाई, जो फोर्सेस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमारी चर्चा होती है। तो आप जानते हैं कि भैया फोर्सेस हमारे जो हैं वो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई हैं, एक होते हैं कांटेक्ट फोर्सेस और एक होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्या ये भी आप रिकॉल कर पा रहे हैं? यदि ये आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप जानते होंगे कि कांटेक्ट फोर्स में जिन फोर्सेस की हम बात करते हैं वो आता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, फिर एक आता है आपका स्प्रिंग फोर्स और लास्ट में हमारे पास में आता है फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर। तो ये चारों फोर्स इस चैप्टर में डिस्कस होते हैं और नॉन कांटेक्ट वाली कैटेगरी से हम वेट के बारे में डिस्कशन करते हैं और इस वेट से ही बाकी और चीजें यहां पर चल रही होती हैं। तो ये बेसिक चीजें, बेसिक आइडिया आपको इस चैप्टर के बारे में पहले से ही होता है, बराबर है। अब जब इन फोर्सेस को हम समझ लेते हैं यहां तक, कहां तक बेटा, इन 3 फोर्सेस को जब हम समझ लेते हैं तो इनको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इसमें जब अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो भैया सबसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, टेंशन से रिलेटेड जब क्वेश्चन बनते हैं तो टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, तो भैया देखो टेंशन क्या हो सकती है कि मास लेस स्ट्रिंग में आपके पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आपके पास में टेंशन आ सकती है, वर्टिकल में आ सकती है और इसे हम बेटा पुली ब्लॉक से भी यहां पर क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जब ये हम पढ़ लेते हैं तो इसके साथ में हमारे पास में एक और पैरामीटर आ जाता है, वो होता है बेटा लिफ्ट का, जो कि बेटा वर्टिकल मोशन से एसोसिएटेड होता है और साथ में आप यहां पर सूडो फोर्स के बारे में भी समझते हैं कि सूडो फोर्स क्या होता है। और ये जो सूडो फोर्स है बेटा ये आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आइडिया दे देता है। जब यहां तक कवर हो जाता है तो उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो बचता है वो है बेटा फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन को भी फिर से अगेन इन सबके साथ में रिलेट किया जा सकता है। तो ये था चैप्टर का ओवरव्यू। अब
मैंने आपको ये जो बहुत सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, देखो पेपर एनसीईआरटी पर बेस्ड है, तो एनसीईआरटी पर किस प्रकार, एनसीईआरटी में किस प्रकार का डेटा दे रखा है, किस प्रकार से चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है, उसके बेसिस पर किस प्रकार के थियोरेटिकल क्वेश्चंस यहां पर फ्रेम हो सकते हैं, कैसे मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट में दिए हुए हैं। मैंने यहां पे उन सारे क्वेश्चंस, देखो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपको जस्ट दिखाने के लिए लाया हूं, कुछ क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे किस प्रकार के क्वेश्चन है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट कंटेन्स 50 क्वेश्चन। फॉर ऑल दोज क्वेश्चन यू कैन ज्वाइन द रिवाइंड टेस्ट सीरीज फ्रॉम बायोमेंटर्स क्लासेस ऐप। बायोमेंटर्स के आप ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे बायोमेंटर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको रिवाइंड टेस्ट सीरीज में जुड़ने का मौका मिलेगा। बकाया बिल्कुल आप जुड़िए और टेस्ट के साथ में अपने नीट 2025 की प्रिपरेशन को एक बूस्ट दीजिए, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से, देखो स्टेटमेंट मल्टी स्टेटमेंट बेस ये सवाल आ गया है। यहां पर पहला सवाल है जो इस टेस्ट पेपर में लिया गया है। इस टेस्ट पेपर के अंदर से मैंने एक क्वेश्चन यहां पर सेलेक्ट किया जिसे मैंने नंबर 1 नाम दिया है। सवाल पढ़िए, देखो क्या सवाल है। द लिमिटिंग फोर्स of static friction depends on area of contact and independent of the material। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन, तो देखो फ्रिक्शन के हमारे पास में 3 टाइप होते हैं एज पर एनसीईआरटी, एक स्टैटिक, एक काइनेटिक और एक रोलिंग। तो उसमें से ये बात कर रहा है लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब क्या है, मैक्सिमम, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या हमारा जो फोर्स है, क्या हमारा जो फोर्स है वो आपका एरिया पर डिपेंड करता है क्या, फ्रिक्शन का फोर्स? क्या हमारा फ्रिक्शन का फोर्स एरिया पर डिपेंड करता है? नहीं। क्या मटेरियल पे डिपेंड करता है? हां। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, मतलब ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट होना चाहिए। तो मतलब आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा और बेटा ये वाला भी ऑप्शन, कौन सा, 1 इज करेक्ट, नहीं 1 इज इनकरेक्ट। तो 1 करेक्ट, तो ये नहीं आएगा, है ना। अब हमारा दारोमदार है दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो क्या ये सही है? तो आपने बोला हाँ ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो अब आप देखिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट होना चाहिए, मतलब ये हट गया तो ये वाला आंसर आएगा। सो योर आंसर इज बेटा ऑप्शन नंबर 2। अब देखो क्या है, बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर ये बेस्ड सवाल था जो आपके सामने यहां पर आया। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या प्यारा सा सवाल है, ये सवाल को पढ़िए और बताइए। देखो क्या है, अ बॉडी स्लिपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स विद अ डीएक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंडर द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। क्या हो रहा है, सवाल को पढ़ के क्या समझ में आया कि आपके पास में कोई तो भी एक बॉडी होगी m मास की, उसके पास में लेट से इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कुछ तो भी v0 होगी। अब यहां पर जो है ये इस पर स्लिप कर रही है, स्लाइड कर रही है, और क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है डी एक्सेलरेशन, मतलब a बराबर है तुम्हारे पास में -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो डी एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन है -4, तो a इक्वल टू इधर -4 लिखो, या फिर आप बोलो कि इस साइड में a बराबर 4 है, रिटार्डेशन यहां पर हो रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे वो बोल रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। तो भैया आपको फ्रिक्शन की यदि काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको पता होंगी तो v बराबर होता है, देखो आपकी जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस का हाफ एटी स्क्वायर, और बेटा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। इन काइनेमेटिकल इक्वेशंस को जब हम फ्रिक्शन में रिप्लेस करते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यहां पर जो a है इसे आप रिप्लेस कर दीजिए म्यू जी से, a को रिप्लेस कर दीजिए म्यू जी से, तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यहां पर, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अपने आप में आ जाएगा। तो यहां पर a बराबर होता है म्यू इंटू जी। तो अब यहां पर देखिए डी एक्सेलरेशन दे रखा है आपको डायरेक्टली
तो ए बराबर है आपके पास में 4, म्यू आपको निकालना है और जी आपका 10 है, तो म्यू बराबर आएगा 0.4। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब देखो यहां पर बच्चा क्या कर सकता है कि चूंकि रिटार्डेशन है तो बच्चा कई बार माइनस लगा देता है, लेकिन बेटा नहीं, माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसको सिंपल 0.4 आंसर को टिक करना है, ना कि -0.4 को। ठीक है, आंसर सिंपल आपको प्लस का 0.4 टिक करना है, ना कि माइनस का 0.4। बोलो क्लियर है ना? सिंपल चीजें हैं, क्योंकि इस रिटार्डेशन को ही हम इससे रिप्लेस करते हैं। क्लियर? वेरी गुड। चलो आ जाओ, देखो अगला एक सवाल फिर से पढ़ो। देखो मल्टी स्टेटमेंट पर बेस्ड सवाल है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट, देखो सवालों को पढ़ते समय आपको सावधानी रखनी होती है। यहां पूछा है इनकरेक्ट, तो देखो जब भी आप पेपर में बैठो तो आप हमेशा ये करेक्ट और इनकरेक्ट वालों पे हमेशा टिक मार्किंग करके रखनी है कि आपको क्या पूछा है। इनकरेक्ट वाला पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट क्या लिख रहा है बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। तो बताओ होता है क्या? क्वेश्चन मार्क है मेरा, बताओ होता है क्या? आप सोचिए। सर पता नहीं होता है कि नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपका सेल्फ एडजस्टिंग होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा 2 और 4 तो नहीं आएगा, 1 1 1 यहां पर दिया हुआ है। मैंने बोला ठीक है। आगे देखो क्या है, अगला लिखा है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होता है। क्या लगता है ये स्टेटमेंट? तो बेटा ध्यान रखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है, लिमिटिंग का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो अब देखो 2 स्टेटमेंट आपके पास में आ गए, तो आपका ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपको चुनना ही गलत है। और देखो 2 आना चाहिए, जो ये नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए यहां पर। लेकिन फिर भी आप अपने इसके लिए ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो भैया देखो म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। हाँ ये स्टेटमेंट सही है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो 3 वाला स्टेटमेंट सही है, तो ये अपने आप गलत हो गया। बोलो ठीक है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0 व्हेन बॉडी इज नॉट मूविंग। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0 व्हेन बॉडी इज नॉट मूविंग? नहीं बेटा ये गलत है। क्यों गलत है? तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का फंडा ये है कि आप स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जब तक आपकी एक्सटर्नल फोर्स से बड़ी है या इक्वल है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जब तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स से बड़ी है तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, हमेशा 0 नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे मान लो मेरे पास में यहां पर एक 10 किलोग्राम की बॉडी है और यहां पर बेटा म्यू एस बराबर है 0.1। ठीक है, 0.1। और अब यहां पर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया बेटा 5 न्यूटन का। तो अब यहां पर देखिए आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा? तो आप कर रहे होंगे यहां पर ये आएगा 100 न्यूटन। तो यहां पर लग जाएगी नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा? म्यू एस एन, दैट इज 10 न्यूटन। भाई 0.1 इंटू 100 करने पर अब यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन, जबकि आपका एक्सटर्नल फोर्स है यहां पर 5 न्यूटन। तो क्या बॉडी चलेगी? नहीं, बॉडी नहीं चलेगी। बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रहेगी आपकी रेस्ट पर। और बॉडी तो रेस्ट पर रहेगी, लेकिन फ्रिक्शन कितना आएगा? तो भैया फ्रिक्शन आएगा आपका एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, जो आएगा 5 न्यूटन। बोलो क्या बोलते हो? क्या बोलती पब्लिक? आ रही है क्या?
आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आसान है। देखो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चल, देखो इसके लिए क्या है ना, आपके कॉन्सेप्ट्स का पक्का होना जरूरी है। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, देखो पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, पेपर सिंपल आना है, लेकिन क्या है ना, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करता है। ये चीजें कोई डिफिकल्ट थोड़ी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल आसान चीजें। एनसीईआरटी को ध्यान से यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें सारी चीजें लिखी हुई मिलती हैं और उसका सही इंटरप्रिटेशन। देखो कई बार क्या होता है ना, हम एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन चीजों को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो उसको कहना क्या चाह रहा है, बस ये पॉइंट आपको ढंग से यहां पर समझ में आना जरूरी है। बोलो क्या बोलते हो? सही बात है। चलो वेरी गुड, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को देखो। एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो अंडर द फोर कॉनकरेंट फोर्सेस। कॉनकरेंट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? द फोर्सेस विच आर पासिंग थ्रू अ वन सिंगल पॉइंट। देखो इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। कॉनकरेंट का मतलब क्या है? पासिंग थ्रू वन पॉइंट, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, ठीक है, ओके। और इस पर एक लामीज थ्योरम भी आती है बेटा कॉनकरेंट फोर्सेस के लिए। जब कोई किसी भी बॉडी पर तीन कॉनकरेंट फोर्सेस लगते हैं तो लामीज थ्योरम अप्लाई होती है, लेकिन यहां पर चार दिए हैं तो लामी थ्योरम नहीं लगेगी। फोर्सेस आर इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1। तो अब देखो यहां पर यदि मैं देखो कहानी क्या हो रही है। देखो ये एक फोर्स लग रहा है आपका 8 न्यूटन का, यहां से इधर में बेटा, यहां से इधर में बेटा आपका 60 डिग्री पर एक फोर्स है 4 न्यूटन का। यहां पर आपका एक फोर्स है बेटा F1 का, और बेटा एक फोर्स आपका यहां पर ऐसे लगा रखा है, इस डायरेक्शन में है F2, और ये बोला गया है 30 न्यूटन का है। और बोला क्या गया है? बॉडी इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब ये जो इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब होता है समेशन ऑफ Fx बराबर जीरो और समेशन ऑफ Fy बराबर जीरो। कहानी क्लियर है? तो अब देखो मैं क्या करता हूं, सिंपल कहानी ये करता हूं कि मैं देखो इस F2 के दो कंपोनेंट बना लूं, तो एक इधर और एक इधर बनेगा। तो ये आएगा बेटा F2 sin 30 और ये वाला आएगा F2 cos 30। दूसरा और देखो बेटा, इस 4 न्यूटन के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, तो एक आएगा इधर में 4 cos 60 और एक बेटा इधर में आएगा 4 sin 60। अब समेशन Fx बराबर समेशन Fy हम लगाते हैं, सॉरी समेशन Fx बराबर जीरो और समेशन Fy बराबर जीरो। तो इस 4 न्यूटन के फोर्स को भूल जाइए, इस F2 को भूल जाइए, अब जो बचा है उसको देखिए। तो क्या होगा बेटा, देखो आपको मिलेगा F1 प्लस का 4 sin 60 बराबर F2 sin 30, और एक यहां पर मिलेगा बेटा 8 प्लस का 4 cos 60 बराबर F2 cos 30। बोलो बात सही है क्या? तो अब यहां से देखिए बेटा, यहां से आपको F2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो ही आप यहां पर इसका यूज कर सकते हैं। तो देखो ये आएगा 8 प्लस का cos 60 बेटा 4 इंटू 1/2 बराबर F2 इंटू √3/2। तो देखो क्या आएगा, ये कटेगा 8 और 4 10 बराबर F2 √3/2। तो यहां से देखो बेटा F2 कितना आएगा, ये आएगा F2 कितना आएगा 20/√3। मैंने बोला ठीक है भैया F2 मिल गया मुझे 20/√3। अब यदि F2 पूछा होता तो 20/√3 में सीधा आंसर लगा देता, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दिया, उन्होंने F2 नहीं F1 पूछा है। चलो कोई बात नहीं बेटा। तो अब देखो यहां से F1 प्लस का 4 इंटू साइन 60 आएगा √3/2 बराबर F2 कितना आएगा 20/√3 इंटू साइन 30 आएगा बेटा 1/2। तो F1 प्लस का इसको काटोगे तो ये आएगा 2√3 बराबर इसको काटोगे तो ये आएगा 10/√3। बोलो सही है? इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो F1 बराबर आएगा 10/√3
माइनस का 2√3। तो देखो ऑप्शन में डिनोमिनेटर में √3 आना चाहिए और सारे ऑप्शन में डिवाइड में √3 है, तो मुझे इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो यहां पर ध्यान से देखें बेटा, F1 बराबर कितना आएगा, एलसीएम लिया आपने √3, इसको करेंगे तो कितना आएगा 10 माइनस 2√3 इंटू √3। तो बोलो F1 बराबर आएगा 10 माइनस √3 इंटू √3 करोगे तो बेटा ये 3 आएगा, अपॉन आएगा √3। तो F1 बराबर 10 माइनस 6 बाई √3, दैट इज 4 बाई √3। क्लियर? तो अब F1 आएगा 4 बाई √3, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। अब देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, आप F2 निकाल के आ सकते हैं 20 बाई √3, और हो सकता है जल्दबाजी में आप इसी को ही आंसर टिक कर दें, संभावित है। देखो कोई जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर बच्चा गलती ही करेगा, लेकिन क्या ये एक गलती हो सकती है बच्चे से, मैं बस वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, और हां बच्चा ये गलती कर सकता है। आगे आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सवाल है, देखो सवाल को यहां पर देखो। The magnitude of force acting on a body varies with time t as shown in figure. AB, BC and CD are straight line segments. The magnitude of total impulse of the force on the body from t equal to this to this. सवाल पूछ रहा है इम्पल्स। अब ये इम्पल्स क्या होता है बेटा? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, हम जानते हैं F बराबर होता है dp बाई dt, तो इट इंप्लाई dp बराबर आता है F डॉट dt, और इस dp इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन F डॉट dt डेल्टा p, और यही आपका क्या कहलाएगा, इंपल्स। तो इसका मतलब फोर्स और टाइम का जब मैं एरिया निकाल लूं, फोर्स और टाइम का यदि मैं एरिया निकाल लूं, तो आपको क्या मिलेगा, इंपल्स मिलेगा। मैंने बोला ठीक है। अब जरा ऑप्शन पे एक नजर मारो, ऑप्शन में सारा डेटा सेम है, -3 -4 -2 -1, मतलब वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस के बारे में पूछ रहा है। तो अब देखो सवाल में पूछा है 4 माइक्रोसेकंड से 16 माइक्रोसेकंड, मतलब आप डायग्राम को देख के बता सकते हैं यहां से आपको चाहिए यहां तक। तो मैं क्या करता हूं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, 1 2 और 3। ठीक है, इससे क्या थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो एरिया 1 देखो कितना आएगा, यहां ध्यान देना टाइम माइक्रोसेकंड में, फोर्स न्यूटन में है। तो भैया 200 इंटू 6 में से 4 गए तो 2 और 10 टू द पावर -6, 2 दूना 400, ये आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो मतलब मेरे हिसाब से आंसर -4 वाला आना चाहिए है। कुछ डेटा में गलती तो नहीं हो गई है, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है देखो जल्दबाजी में क्या होता है ना, कई बार डेटा सेव नहीं हो पाता है। तो A2 हम देखते हैं तो क्या आएगा, A2 हम देखते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा हाफ, बेस आएगा अगेन 2 का, और हाइट आएगी 800 में से गए 200, ये आएगा 600। ओके, हाफ बेस आएगा आपका 2 और हाइट आएगी 600। तो देखो ये 2 2 कट जाएगा, तो ये आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, और तीसरा और निकाल लो बेटा A3, तो हाफ बेस देखो 6 से 16 तक, मतलब ये आएगा 10 इंटू हाइट, तो बेटा 0 से लेकर के ये आएगी 800 तक। ठीक है, अब जरा देखो क्या हो जाएगा, देखो ये तो 2 0 से -6 कटेगा तो -4, तो ये आएगा तो 40 इंटू 10 टू द पावर -4। सही है क्या? ध्यान से देखो 800, 2 0 से -4 किया, 2 से काटो 4 और ये 40, मैंने बोला हाँ। अब मुझे जो इंपल्स मिलेगा ये क्या आएगा, इन तीनों का एडिशन। बोलो कितना आएगा, 40 और 46, तो ये आएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -4। तो एक 0 और कम हो जाएगी, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3। देखो उसने बड़े ही आराम के साथ में आपको गुमराह कर दिया। यूनिट क्या आएगी, न्यूटन सेकंड। ध्यान से देखो, अब हो सकता है जैसे मैंने आपको बोला कि संभावित है कि ये आंसर आए, लेकिन ध्यान से देखो पहला ही ऑप्शन है 10 टू द पावर -4 करते ही आपका पता लगा। क्योंकि क्या होता है बच्चा कई बार है ना क्विकली करना चाहता है, एग्जाम में इतना एक्साइटेड होता है कि अरे इसमें कुछ नहीं है, और फिर बाद में पता लगता है अरे ये तो गलत हो गया।
वो क्या देखेगा, अरे हाँ ये माइक्रो सेकंड में 2 जीरो तो कटनी है, तो -4 आ गया, तो -4 वाला आंसर लगा दिया, लेकिन पता लगा नहीं आंसर गलत हो गया। बोलो ठीक है, चलो आगे आ जाओ, अगला सवाल देखो। ये सवाल देखो क्या सवाल है यहां पर, 6 ब्रिक्स का सवाल है। 6 bricks are placed one above other counting from bottom, force of contact on the fourth due to the third will be। देखो क्या हो रहा है, 6 ईंटें रखी हुई हैं, 6 ईंटें रखी हुई हैं, तो देखो ये हो गई ईंट नंबर 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, 5 और 6, और ये रखी हैं किसी ग्राउंड पे। हमने बोला ठीक है, प्लेस वन अबव अदर काउंटिंग फ्रॉम बॉटम, तो काउंटिंग तो मैं नीचे से चालू करनी है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ कांटेक्ट ऑन फोर्थ ड्यू टू थर्ड, तो यहां से 3 वाला 4 पर जो कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है उसके बारे में बात करनी है। टेक ईच ब्रिक ऑफ सेम मास m, तो ये वाला फोर्स आपको चाहिए, तीसरा वाला चौथे पे किधर लगाएगा, तो देखो यार आंसर क्लियर है, अप आना चाहिए, है ना, तो अप आना चाहिए, मतलब ये तो गया, इसमें कुछ लिखा नहीं है तो हो सकता है ये भी आंसर और ये भी आंसर, तो ये तो नहीं आएगा, इतना श्योर हो गए हम लोग। क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है ना कि वो अप और डाउन बस उसने कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोला हाँ, तो अब देखो यहां से ऊपर की जब मैं बात करूं तो ये 3 ब्रिक मिला के कितनी की बन गई बेटा, 3m की बन गई। तो अब देखो क्या होगा, ये नीचे जो फोर्स लगाएगा, वेट जो आएगा वो आएगा 3mg का, बात सही है क्या। और ये किस पर लग रहा होगा, ये लग रहा होगा इस ब्रिक नंबर 3 पर, तो क्या बदले में ये वाली इस पे लगाएगी उतनी ही रिएक्शन, तो आंसर बेटा आएगा 3mg और अप आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर अपने आप ही 1 आ गया। सवाल देखो ऐसे ही रहते हैं, सिंपल सिंपल से, कई बार ऑप्शन डिफिकल्ट होते हैं, कई बार क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, ऑप्शन सिंपल होते हैं, कई बार ऑप्शन सिंपल होता है क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, क्वेश्चन आसान ऑप्शन डिफिकल्ट, ऐसे ही चलता रहता है। कई बार दोनों ही डिफिकल्ट आ जाते हैं, पर पूरा पेपर ऐसा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। पूरा पेपर एकदम इजी भी नहीं रहेगा और पूरा पेपर एकदम डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा। पेपर होता है मॉडरेट लेवल पे बनते हैं, कुछ सवाल बहुत आसान, कुछ सवाल बहुत डिफिकल्ट, कुछ मतलब 2-3 सवाल, कुछ का मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि 20 सवाल डिफिकल्ट डाल दिए, नहीं बेटा, 2 से 3 सवाल ऐसे रहेंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे, ताकि लेवल को बतलाया जा सके, है ना। खैर चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, हम अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर है 7। यहां पर सवाल को देखिए क्या आंसर आ रहा है, इफ एफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुल द स्प्रिंग बाई एक्स अमाउंट, तो भैया देखो मेरे पास में एक स्प्रिंग लग रही है, यस, और मैंने बोला ये एम मास है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो मैं इसे यदि खींचना चाहता हूं तो F बराबर आएगा kx। मैंने बोला हाँ ठीक है। अब उसने क्या बोला देखो, नाउ 2 springs आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द न्यू फोर्स टू पुल दिस कॉम्बिनेशन बाई 2x विल बी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अब वो कह रहा है कि आपके पास में ऐसी 2 स्प्रिंग हो गई, है ना, तो अब F डैश क्या होगा, टू पुल बाई 2x, तो भैया F डैश बराबर आएगा K डैश इंटू 2x। बोलो बात सही है, क्योंकि अब आपको कितना खींचना है, 2x खींचना है, तो ये स्प्रिंग फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। अब K डैश का मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो भैया याद करो यदि ये K है ये K है, तो K सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ये आता है 1/ks बराबर 1/k1 प्लस का 1/k2 प्लस एंड सो ऑन। अब चूंकि ये 2 स्प्रिंग है तो ks में डायरेक्ट लिख सकता हूं k1 k2, या फिर एक काम करो, चलो k1 k2 अपॉन k1 प्लस का k2, यहां रखोगे तो k इंटू k अपॉन k प्लस का k, यू विल गेट k/2। तो therefore f डैश कितना आएगा बेटा, k/2 इंटू 2x, तो f डैश आ रहा है kx। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो f डैश आ रहा है kx जो कि खुद f ही है, तो हमारा आंसर आ गया f। सोचते हुए चलना है, पेन चलाओ, बिल्कुल आसान है,
सवाल तुमसे वही पूछे जाते हैं मैक्सिमम जो 2 लाइन 3 लाइन में हो जाए, 4 लाइन में हो जाए, 5 लाइन से कम लाइन में कर जाओ। अब कुछ चीजें हम लिखते हैं, अब जैसे मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन करी, पर क्या ये एक्सप्लेन मैं नहीं करता, आप यदि खुद सवाल कर रहे होते तो क्या ये लिखते? नहीं, आप डायरेक्ट बोलते 2 स्प्रिंग सीरीज में है तो भैया k/2 लगा और आगे बढ़। अरे बोलो बात सही है? बिल्कुल। हो सकता है ये सवाल वो बोलता मैंने ये सवाल सीरीज में दिया, बोला 2 वैसी पैरेलल में लगा के अब 2x खींचू तो क्या होगा, तो सवाल तो ये भी बन सकता है, तो 2k इंटू 2x तो 4kx आ जाता, तो 4f आंसर आ जाता। सेम सवाल को यदि मैं पैरेलल के लिए लिख दूं, सेम सवाल में बस यहां पर सीरीज वर्ड हटा के पैरेलल लिख दूं तो आंसर 4f आ जाता। बोलो क्लियर है? तो सवाल ऐसे ही फ्रेम होते हैं, बने हुए सवाल से ही नया सवाल फ्रेम किया जाता है। आगे आ जाओ। हाँ भाई, अगला सवाल देखो, बढ़िया प्यारा सा सवाल है। अ बॉडी इज एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट पर है तो क्या होगा? भैया देखो, बॉडी एट रेस्ट का मतलब है इसका एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0, या कहो रेस्ट में है मतलब बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये सारी चीजें मैंने लिख दी। अब क्योंकि देखो मुझे ये पहली लाइन ये पढ़ने के बाद में मुझे यही समझ में आता है, बोलो यस और नो? अरे आता है या नहीं आता है? बिल्कुल। तो अब बताओ क्या करूं मैं, कौन सा? तो पढ़ते हैं भाई। देन उसके बाद 3 ऑप्शन दिए हैं, देखो 1 2 3, और यहां लिखा चूज द करेक्ट, तो करेक्ट पे ध्यान देना है। तो देखो मैंने बोला ना अंडरलाइन करो, क्या पूछा है करेक्ट या इनकरेक्ट, तो करेक्ट को अंडरलाइन किया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, क्या ये बात सही है कि नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट? नहीं, ये बात तो गलत है। नो फोर्स नहीं, एफ नेट 0 है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0। बोलो बात सही है? आपने बोला हाँ। दूसरा ऑप्शन देखो, बॉडी इज वेरी मासिव देयरफॉर इट इज एट रेस्ट है। ये कौन सी तुकबंदी वाली बात है भाई? कितनी भी भारी बॉडी हो हम उसे बिल्कुल हिला सकते हैं, बढ़ा दो फोर्स को। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बॉडी इज वेरी मासिव देयरफॉर इट इज एट रेस्ट? नहीं भैया, ये भी गलत है, गलत है। तीसरा लगा देयर मे बी मैनी फोर्सेस बट द नेट इफेक्ट इज 0, तो ये वाला सही है। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? सही स्टेटमेंट 3 है। तो देखो यहां लिखा है ओनली 1 एंड 3, 1 एंड 2, ओनली 2। अरे सर ओनली 3 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, ओनली 3 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया। अब क्या करें? तो अब देखो क्या होता है, ये चीज, ये सवाल मैं जानबूझ के आपके लिए दिया हूं। क्या होता है एक बात समझो, एग्जाम के अंदर में आपको क्या ध्यान रखना है, सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट, या तो सबसे सही को चुनना है, या सेलेक्ट लीस्ट एक्यूरेट, लीस्ट इनकरेक्ट, लीस्ट इनकरेक्ट, जो सबसे कम गलत हो। तो अब यहां पर देखो मुझे थर्ड वाला ऑप्शन मिल चुका है, सही वाला। तो देखो थर्ड वाला जो है ना, यहां पे 1 के साथ में पेयरिंग बना रहा है, थर्ड वाला 1 के साथ में पेयरिंग बना रहा है। थर्ड वाला जो है देखो यहां, अरे रे रे, हाँ, थर्ड वाला जो है 1 के साथ में पेयरिंग बना रहा है। अब 1 वाले को मैं फिर से देखूं तो नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। हाँ, तो ये संभावित है कि नहीं फोर्स लग रहा हो तब भी बॉडी रेस्ट पे आ सकती है, फोर्स ही ना लग रहा हो तब भी ऐसा हो सकता है। तो अब मैं यहां पर सेलेक्ट करूंगा ऑप्शन नंबर 2 को, क्योंकि मुझे सिर्फ ओनली 3 का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो ये भी एग्जाम में अटेंड करने की एक कला होती है, अटेम्प्ट करने की एक कला होती है। क्वेश्चन को कैसे हमें कम गलत या ज्यादा सही को चुनना है। रिमेंबर दिस फैक्ट, सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट, जो सबसे ज्यादा सही हो या जो सबसे कम गलत हो। आगे आ जाओ, अगला सवाल देखो, 9th नंबर का क्वेश्चन है। अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज। देखो ये सब इनर्शिया के बारे में, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ विस्तार से। तो वही चीज यहां पर थियोरेटिकल सवाल है। क्या है? एक आदमी
चलती बस से आगे की तरफ गिर जाता है जब चलती बस से उतरता है। वैसे उतरना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। चलती हुई बस में से बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहिए, लेकिन भाई उतर गया, क्या करें अब उतर गया तो वो आगे की तरफ गिरता है। जनरली आपने देखा होगा, कई लोग नहीं गिरते हैं, लेकिन कई लोग जिनको अनुभव नहीं होता है, अनुभव की कमी के कारण वो गिर जाते हैं, या कहिए कि उन्हें फिजिक्स नहीं आती है इसलिए गिर जाते हैं। देखो, आदमी अनुभव से सीख जाता है। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेनों में ये बहुत होता है कि चलती ट्रेन से उतरते हैं और चलती ट्रेन में ही चढ़ जाते हैं। तो होता क्या है, जो उतर रहा होता है ना, सर क्या आपने कभी किया है? हाँ, मैंने भी बहुत किया है, चलती ट्रेन में से मैं भी बहुत उतरा हूं, क्योंकि दैट्स द नीड ऑफ एन आवर। वो समय की आवश्यकता है, क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन जो आती है हार्डली 15 सेकंड के लिए रुकती है। तो चलती हुई ट्रेन में से पब्लिक उतर भी चुकी होती है और चलती हुई ट्रेन में पब्लिक चढ़ भी चुकी होती है, वो रुकती है। और वो मतलब ये मान लीजिए कि हाँ, मतलब पीक आवर्स में ऐसा होता है बेटा, करना पड़ता है। खैर वो छोड़ दीजिए बात, पर सीख कैसे जाते हैं? हम क्या करते हैं, उतरते हैं और उतरने के बाद में उसी डायरेक्शन में और चलते रहते हैं। तो क्या हो जाता है, हम एकदम से रेस्ट में नहीं आते। यदि क्या होता है, जैसे आपने उतरे और ऐसे लठ की तरह एकदम खड़े हो गए, तो क्या होगा, पैर रेस्ट पे आ गए, बॉडी तो चली रही थी ट्रेन के संग में, तो धम करके आगे गिर जाते हो। बचना है, नहीं गिरना है आगे, तो क्या करते हैं, उसके लिए नीचे उतरते हैं और फिर भागते हैं थोड़ा सा। लेकिन हमारा सवाल वो क्या है, अब देखो मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट भी बताया आपको, अब सीधे समझो क्या हो रहा है। अब ये जो कहानी है, ये किसकी कहानी है पता है? ये इनर्शिया की कहानी है। और इनर्शिया के बारे में आप जानते होंगे, इनर्शिया क्या है? किसी भी पोजीशन का विरोध करना। बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, सीधी चल रही है तो सीधी चलना चाहती है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहती है। तो इसके बेसिस पर 3 इनर्शिया होते हैं। अब बस में से आप उतर रहे हो तो कौन सा इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा? तो अब यहां पर देखिए, अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट रोड इज लेफ्ट बिहाइंड एंड मैन रीचेस फॉरवर्ड। ऐसा होता है कि रोड पीछे चली गई और आदमी आगे चला गया। भैया रोड तो वहीं थी, रोड कहीं नहीं जा रही है, रोड वहीं है। तो ये गलत है कि सही है? गलत। अगला लिखा है क्या, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वाइल फीट कम रेस्ट एज सून एज दे टच द रोड। क्या ये सही है? मतलब जैसे ही आदमी नीचे पहुंचा, उतरते ही उसके जमीन से पैर लगे, वो तो रेस्ट पे आ गए, लेकिन जो अपर बॉडी थी वो चलती रह गई फॉरवर्ड मोशन में। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, तो यही हमारा आंसर है। फिर भी आप नीचे पढ़ लीजिए, ही लीन्स फॉरवर्ड एज अ मैटर ऑफ हैबिट। आदत के कारण वो आगे की तरफ झुक जाता है। नहीं बेटा, आदत नहीं, गलत है ये बात। ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द 3 फैक्टर्स स्टेटेड इन 1, 2 एंड 3। नहीं, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो तुम्हारा सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत है, तो कैसे कह दोगे कंबाइंड इफेक्ट? नहीं, गलत बात है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इस तरह के सवाल भी होंगे। अब यहां पर देखो, बढ़िया प्यारा सवाल एक, a particle moves in the xy plane under the action of a force F vector such that the values of its linear momentum at any time is px बराबर this and py बराबर this. The angle theta between the F vector and p vector at any given time will be. सर ये क्या सवाल है सर? तो भैया आपसे पूछा F वेक्टर और P वेक्टर का एंगल, तो भैया थीटा बराबर क्या आएगा? कॉस इनवर्स F वेक्टर डॉट P वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ पी वेक्टर। अरे भाई, डॉट प्रोडक्ट एंगल से निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? कॉस डॉट प्रोडक्ट से निकलता ही नहीं निकलता है कि आप यदि लिखोगे एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर बराबर एफ इंटू पी इंटू कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट याद है कि नहीं याद है? तो वहां से ये आएगा। बोलो क्लियर है? खैर चलो, तो अब यहां पर देखो उसने दिया क्या है। उसने बेटा पी एक्स दिया है और पी वाई दिया है। तो मैंने बोला हाँ, मैं बोला ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आपका पी वेक्टर क्या दिया है? 2 कॉस टी आई कैप प्लस का 2 साइन टी जे कैप। देखो क्योंकि उसने एक्स और वाई दिए हैं तो मैंने पी वेक्टर बना दिया मोमेंटम का। अब एफ वेक्टर तो दिया ही नहीं है उसने सर जी, तो भैया हम जानते हैं एफ वेक्टर क्या होता है? डी पी वेक्टर बाई डी टी। मतलब इसे डिफरेंशिएशन करके हम निकाल सकते हैं फोर्स वेक्टर को। तो डिफरेंशिएशन करेंगे 2, ये आएगा माइनस साइन टी आई कैप प्लस 2, और बेटा साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी जे कैप। तो भैया जी फोर्स वेक्टर आ चुका है -2 साइन टी आई कैप प्लस का 2 कॉस टी जे कैप। अब ध्यान से देखो,
अब मुझे इसमें क्या चाहिए, एंगल। तो देखो एंगल का फॉर्मूला मेरे पास में यहां पर बैठा हुआ है ये वाला। तो इसमें मुझे मॉड ऑफ एफ निकालना है, मॉड ऑफ पी निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा और इनका डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं। तो एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर कितना आएगा, ध्यान से देखो बेटा, ये आएगा -2 साइन टी आई कैप प्लस का 2 कॉस टी जे कैप डॉट 2 कॉस टी आई कैप प्लस का 2 साइन टी जे कैप। बोलो सही है। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई कैप वालों को, जे कैप वालों को। तो भैया इट एम्प्लाइज एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर कितना आएगा, देखो आई कैप वालों करें 2 टू -4 साइन टी कॉस टी प्लस जे कैप वालों करें 2 टू 4 साइन टी कॉस टी। अरे ये तो भैया जी जीरो आ गया, एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर कितना आ गया, जीरो। अब याद कीजिए यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि जीरो है, इसका मतलब भैया जी एफ वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है पी वेक्टर का। मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो देखो ये डॉट प्रोडक्ट यदि जीरो है मतलब कॉस थीटा जीरो है, कॉस थीटा जीरो है मतलब थीटा 90 है। तो जल्दबाजी में थीटा बराबर 0 डिग्री मत करिए आना, पता लगा इसको डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया आंसर जीरो आया और आपने ऑप्शन में ही जीरो लगा दिया, फर्स्ट ऑप्शन नहीं। आंसर क्या है 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। तो भैया देखो ये एक और सवाल मैंने यहां से लिया। मैंने आपको एक्सप्लेन किए कुछ क्वेश्चंस हमारे रिवाइंड टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 3 से, जो बेस्ड था चैप्टर लॉज ऑफ मोशन पर, चैप्टर लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड था। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने एक बार नजर मारी होगी, अच्छा आपको फील हुआ होगा किस तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, चलो तो हम अपने आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं। आप रिवाइंड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप वेबसाइट से भी, बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन की वेबसाइट से भी आप इस टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं अपने नीट 2025 के स्कोर को बूस्ट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच।